सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? तो चलिए आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज में पढ़ाऊँगा स्क्वायर, इट मीन्स वर्ग। आज आप लोगों को चतुर्भुज में वर्ग पढ़ना है, तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक। और देखिए ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आता है। जितना मैं लिखा हूँ सब में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बट ये है कि अल्टरनेट करके किसी दूसरे प्रकार से प्रश्न बना देगा, लेकिन बनाएगा वर्ग से ही। तो वर्ग पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बेसिक भी बताऊँगा और आप लोग क्रिएटिव माइंड जो है बनिए। रटा रटाया हुआ काम तो नहीं चलेगा, आप लोग क्रिएटिव माइंड बनिए कि क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया जाए, अगर वो आ रहा है उसको कैसे लगाया जाए, ठीक। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ इस पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या है? तो वर्ग या स्क्वायर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ग क्या है, तो वर्ग का चतुर्भुज है, ठीक। इसके बाद कहा जाता है कि वर्ग किसे कहा जाता है या वर्ग किसे कहते हैं। कहोगे ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मतलब जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, उतनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं कहूँ इसका साइड ए और ए, क्लियर, तो ये क्या है? स्क्वायर। और प्रत्येक अंतःकोण कितने का होना चाहिए? 90 का। कितने का होना चाहिए? 90 का। सब जो है आंतरिक कोण कितने कितने का होने चाहिए भाई? 90 डिग्री का। क्लियर? तो आप क्या कहोगे? ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश के बराबर हो या 90 अंश हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आगे लिखिएगा, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। ये दो विकर्ण हैं, ये डायगोनल फर्स्ट और ये डायगोनल सेकंड, ये D1 ये D2, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर होती है तथा ये एक दूसरे को लंबार्धक करते हैं। क्या करते हैं? लंबार्धक। देखिए आयत में अर्धक करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन लंब नहीं होते। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को लंबार्धक करेंगे, मतलब यहाँ 90 का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 90 का कोण बनेगा। क्लियर? इतना अगर आप समझ लेते हो तो समझ लो आयत का ये स्क्वायर का ये बेसिक पार्ट आपने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद आता है कि अगर मैं किसी वर्ग के, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। अब ऑब्सोलीट हो गए सब क्वेश्चन जो है, पहले जैसे नहीं आते, अब थोड़ा सा टिल्टेड आता है। तो जैसे कह देगा यदि किसी वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए। यदि किसी वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, इससे प्राप्त होने वाला चतुर्भुज क्या होगा तथा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने से जो चतुर्भुज प्राप्त होता है वह एक वर्ग होता है, वह एक वर्ग होता है। मतलब अगर ये ABCD है और इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q
इसका मध्य बिंदु R और इसका मध्य बिंदु S हो, तो इन सब के मध्य बिंदुओं को आपस में यदि मिला दिया जाए तो मिलाने से ये जो आकृति आपका ये चतुर्भुज प्राप्त होगा ये भी एक वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। तथा इसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है, तथा इसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब ये जो आकृति बनेगी आपकी ये वर्ग बनेगी। क्या बनेगी? वर्ग बनेगी। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? तो कहोगे चतुर्भुज, वर्ग भी चतुर्भुज है, कहोगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे 2। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे 2। क्लियर? इतना आप याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है भाई। और ये पॉइंट ही अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको स्टार बना लीजिएगा और अपने माइंड में सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ आपको बेसिक जानना है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि बेसिक के बिना आप लगा नहीं सकते हो। एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, आप डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बैठा सकते। आप मेरे ऊपर बिलीव मत करिएगा, पेपर उठा के देखिएगा। अब कोई भी पेपर हो आप पेपर उठा के देखिएगा, जहाँ डायरेक्ट आता है उसको मैं बता दूंगा। तो ये डायरेक्ट आता है भाई, तो इसको नोट करना होगा आपको कि ऐसा कभी पूछ लेगा तो ये होता है। क्लियर? अब इसके बाद हमको जानना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण एंड समथिंग समथिंग। कहोगे वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी P = 4A, वेयर A = साइड ऑफ स्क्वायर। आप बना लेना इधर, ये इसकी क्या है? साइड है। ठीक भाई? अब इसके बाद आता है वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजाघाते 2 A², यानी एरिया = A², वेयर स्मॉल a इज क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, ठीक? तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कहोगे D = √2 इंटू ए। देखो √2 ही केवल है, यानी 2 ही केवल रूट में है, ए बाहर है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन एरिया निकालने का एक फार्मूला और होता है। कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण के स्क्वायर बटा 2, विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। ये भी स्क्वायर का जो है एरिया निकालने का फार्मूला है। ठीक? ये बेसिक फार्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी बुक में मिल जाएगा। A to Z आप जो भी बुक खोलोगे, अगर उसमें स्क्वायर है तो इतनी बातें तो ज़रूर दिया होगा कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण और वर्ग के क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला क्या होता है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बुक में बहुत कम मिलेगा। ठीक? स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। वो क्या है? जैसे कहा जाए कि अगर मैं किसी वर्ग के अंदर या वर्ग के बाहर कोई सर्कल बना दूं तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? ठीक? सर्कल का एरिया क्या होगा? ये कैसे आता है? और ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। सपोज दैट कोई स्क्वायर है आपके पास, ये कोई आपके पास स्क्वायर है, वर्ग है। क्लियर? अब मैं कहूँ कि इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है। ठीक? तो आप सर्कल बनाओगे तो स्क्वायर में जो सर्कल
इन सर्कल बनता है, अंदर बन रहा है, तो इन सर्कल जो बनता है वो चारों भुजाओं को टच करते हुए जाता है, चारों भुजाओं को टच करते हुए जाता है। ठीक, ये आपका सर्कल बनेगा। अब मैं कहूँ कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। ये अंतःवृत्त बना है, अंदर बना है ना, ये इन सर्कल है, अंतःवृत्त है, स्क्वायर में इन सर्कल है। अब मैं कहूँगा कि स्क्वायर में जो इन सर्कल बना है उसकी रेडियस क्या होगी। तो सपोज दैट अगर आपका ये स्क्वायर है तो इसकी साइड ए होगी, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, सब ये भी सब क्या होगा, ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए ही होगा। अब मैं कह दूँ कि ये जो सर्कल बना है इसका डायमीटर इसका जो है ये है, डायमीटर ये बन रहा है। तो डायमीटर मतलब 2 गुणे त्रिज्या, यानी इस वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो आपको नोट पॉइंट में लिखना है, यदि किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बने उस वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होता है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या वर्ग की आधी होती है, वर्ग की भुजा की आधी होती है। कहोगे वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, तो वृत्त का व्यास होगा 2r, वर्ग की भुजा a, r बराबर a/2 होता है। ध्यान देना इस बात को। क्लियर, क्या होता है, r बराबर a/2। इस पॉइंट को नोट रखिएगा। अभी इसके बाद थोड़ा सा रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँ कि जब सर्कल स्क्वायर के बाहर बने तब क्या करोगे, सरकम सर्कल बने तो क्या करोगे। तो देखो एक्चुअली तो मैं ये फिगर मिटाना नहीं चाहता, लेकिन नहीं मिटाऊंगा तो मैं दूसरा फिगर नहीं बना पाऊंगा। नीचे आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको इरेज करके बता रहा हूँ। आप लोग अपने माइंड में इसको रखिएगा। मैं कह दूं कि कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के बाहर कोई वृत्त बन रहा है, इस वर्ग के बाहर कोई वृत्त बन रहा है, तो जो वृत्त बनेगा वो स्क्वायर के शीर्षों को टच करते हुए जाएगा। ठीक, ये आपका क्या बन गया, वृत्त बन गया। ठीक भाई, अब देखो, अब मैं कहूँगा कि अगर वर्ग के बाहर कोई वृत्त बने, उस वृत्त का जो है व्यास क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान देना कि अगर मैं कह दूं ये जो आपका वर्ग है इसकी भुजा a है, और मैं कहूँ ये जो वृत्त है इस वृत्त का मैं यहाँ से व्यास खींच दूँ, क्या खींच दूँ, व्यास खींच दूँ, तो वृत्त का व्यास जो होगा वही वर्ग का विकर्ण होगा, वही वर्ग का विकर्ण होगा। आप कह सकते हो कि जब वर्ग के बाहर कोई वृत्त बने तो वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। ये चीज़ कई दफ़ा पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। खासकर यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट वाले और एनटीपीसी वाले भी तैयार रहें, पूछा जा सकता है। और एनटीपीसी वाले पेपर डाउनलोड कर लें, सब प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी के, आप पेपर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो इस स्थिति में आप कहोगे कि वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा भाई, कहोगे ये वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो वृत्त का व्यास मैं कहूँ 2r बराबर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू a, √2 इंटू a, यहाँ से r निकालोगे √2 इंटू a/2। क्लियर, ये हो जाएगा आपका परिवृत्त।
वृत्त बाहर बना है इसलिए इसका नाम क्या होगा, परिवृत्त होगा। इसके पहले जो वृत्त अंदर बना था वो अंतःवृत्त था। तो यहाँ से अगर आप इतना समझ लिए हो, यहाँ से एक नोट पॉइंट आता है कि अगर किसी वर्ग के अंदर व वर्ग के बाहर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचा जाए या अंतःवृत्त और परिवृत्त बनाया जाए तो दोनों को क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, तो दोनों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। लिखना, एक क्वेश्चन करके लिखना, फिर मैं आपको रिलेट करके दिखा देता हूँ। लिखना, यदि किसी वर्ग के अंदर व बाहर, यदि किसी वर्ग के अंदर व बाहर अंतःवृत्त व परिवृत्त खींचे जाए, अंतःवृत्त व परिवृत्त खींचे जाएं, अंतःवृत्त व परिवृत्त खींचे जाएं, तो बताइए अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल में, तो बताइए अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो आप बताओ, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर अभी आप निकाले थे क्या, a/2, और परिवृत्त की त्रिज्या आप कैपिटल R बराबर निकाले हो √2 × a/2, यही निकाले हो क्या भाई, ठीक। तो आप पहले निकाल लो अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या में अनुपात, अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या में जो अनुपात होगा वो होगा a/2 और ये √2 a/2, 2 से 2 a से a कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 1/2। आप कह सकते हो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात होगा वो होगा 1:2। तो आपसे पूछा गया है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात, कहोगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बटे परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे πr², ये पाई से पाई कैंसिल आउट, कहोगे r/r का होल स्क्वायर, कहोगे r/r 1/2 का होल स्क्वायर, ये कहोगे 1/2। यानी अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, 1:2 का अनुपात होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में तो नोट ही कर रहे हो, अपने माइंड में भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। श्योर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मे बी आ सकता है। कहाँ से क्वेश्चन बना देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई, लिखना। अब यहाँ से क्वेश्चन आप शुरू करो। लिखना, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो बताइए वर्ग का परिमाप क्या होगा। दूसरा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तीसरा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। अब इसमें कुछ है नहीं, पहला पूछा वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × a, ये पहला क्वेश्चन है। 4 × a साइड दे रखा है 20, ये 80 सेंटीमीटर। दूसरा पूछ रखा है वर्ग का विकर्ण d बराबर होता है √2 × a, ये हो जाएगा √2 × 20, 20 को पहले लिखोगे 20 √2, ये सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन बोल रखा है कि इसका एरिया,
एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर भुजा के घाते 2, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने इसको तेज़ी से बता दिया, फिर भी इसी जैसा एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, आप नोट करिए, तुरंत आंसर बताने का प्रयास करिए। लिखना, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए पहला क्वेश्चन वर्ग का परिमाप क्या होगा, दूसरा वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो आपको सब कुछ बताया जा चुका है। डायरेक्टली निकालो, वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड, 4 इंटू 25 ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2 इंटू ए, ये हो जाएगा 2 इंटू 25, ये हो जाएगा 25√2 सेंटीमीटर। तीसरा पूछ रखा है इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, जैसा भी हो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, लिखना अगला क्वेश्चन लिखना, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 32 करनी में 2 सेंटीमीटर है, जिसके विकर्ण की लंबाई 32 करनी में 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोल रखा है, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 32 करनी में 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बोल रखा है वर्ग का विकर्ण d बराबर 32 करनी में 2 सेंटीमीटर, हमसे एरिया पूछ रखा है, तो पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा। अब ये विकर्ण दे रखा है, विकर्ण बराबर हमें पता है √2 इंटू ए होता है। ठीक, अब मैं कहूँगा कि √2 इंटू ए विकर्ण है और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 32√2, ये √2 से √2 कैंसिल आउट, ए बराबर ये आपका 32 आया 32। हमसे पूछ रखा है इसका एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर भुजा का घाते 2, तो एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर 32 का स्क्वायर होता है 1024 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये इसका बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका आपको बताया हूँ कि अगर डायरेक्ट आपको एरिया निकालना हो तो एरिया बराबर होता है विकर्ण के घाते 2, विकर्ण के स्क्वायर बटे 2, विकर्ण के स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो विकर्ण कितना है 32 करनी में 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 32 का स्क्वायर 1024 और करनी में 2 का स्क्वायर 2 और ये बटा 2 से 2 कैंसिल आउट 1024। ठीक, अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है, विकर्ण के स्क्वायर है फिर 2 है, ये नहीं विकर्ण बटा 2 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है, विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 है, विकर्ण का स्क्वायर करोगे फिर उसका आधा करोगे, 32 का स्क्वायर 1024, करनी में 2 का स्क्वायर 2, ये बटे 2 लगाया कैंसिल आउट 1024 आपका बच गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 35 करनी में 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण दे रखा है कितना 35 करनी में 2 सेंटीमीटर, एरिया पूछ रखा है, एरिया बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर अपान 2, डायगोनल है 35 करनी में 2 का स्क्वायर बटे 2, 35 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1225 और ये करनी में 2 का स्क्वायर 2 बटा 2, ये कैंसिल आउट आ गया कितना 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नोट करिए, इसके बाद आगे लेकर चलता हूँ। ये बेसिक बातें हमने आपको बता रखा।
हो गया भाई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बताइए आगे लेकर चलूं। लिखना एक वर्ग जिसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, एक वर्ग जिसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। एक वर्ग जिसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, तो वर्ग की भुजा बताइए। बोल रखा है एक वर्ग है जिसके परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × a और क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर से ये कटा तो a बराबर कितना आया 4 यूनिट आएगा, क्योंकि इसकी कोई यूनिट दिया नहीं है, ये यूनिट में आएगा। क्लियर? इसको आप ऐसे लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ टिल्टेड क्वेश्चन आता है। इसमें 2 क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज बदल जाता है। बोला है वर्ग की भुजा को दोगुना, तो इसको पहले आप बेसिक समझो, फिर डायरेक्ट बताता हूँ। मान लो कि माना पहले इसकी साइड क्या थी, पहले इसकी भुजा a थी, फिर बाद में बोला है कि इसकी भुजा को दोगुना कर दिया जाए। अब इसकी भुजा कितनी हो गई? 2 गुना। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड आप देखो, आप यहाँ x मानो तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हो जाएगा 2x। ठीक, तो एरिया होता है साइड के स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू x है तो x स्क्वायर। इसको आप ऐसे घेराबंदी लगा दो, एरिया इसका a1 कर दो। अब इसका एरिया a2 निकालोगे तो साइड का स्क्वायर, तो साइड इसकी 2x है तो 2x का स्क्वायर। ये हो जाएगा a2 इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्लियर? अब हमसे पूछ रखा है कि यदि भुजा को दोगुना किया गया तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया। तो पहले इसका भुजा x था, अब भुजा हो गया 2x। पहले इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर था, अब इसका क्षेत्रफल हो गया 4x स्क्वायर। यानी x स्क्वायर के पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? 4। यानी इसका क्षेत्रफल कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। पहले x स्क्वायर था, अब ये 4x स्क्वायर हो गया, यानी अब इसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया। ये 4 गुना, सॉरी बढ़ नहीं गया, 4 गुना हो गया। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया। ये घुमाने वाला प्रश्न, गोल गोल घुमाने वाला प्रश्न है। क्या बोलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया। पहले हुआ करता था आपके पास x स्क्वायर, अब होने लगा ये 4x स्क्वायर, यानी ये 4 गुना तो हुआ, लेकिन कितने गुना बढ़ा? तो पहले जानो कितना बढ़ा, तो कहोगे 3 बढ़ा है, 3x स्क्वायर। यानी कितने गुना बढ़ा? पहले का कितने गुना बढ़ा? 3 गुना। यानी जब कभी भी आपसे ये पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया, तो आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेना, उससे 1 कम करके बता देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 4 है, 1 कम करोगे 3, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि कितने गुना हो जाएगा, तो जितना आएगा उतना आपको बताना पड़ेगा। इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। लिखना अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या है। इसका डायरेक्ट अप्रोच ये है कि अगर आपसे भुजा गुना करके क्षेत्रफल बोलता है कितने गुना होगा, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि क्षेत्रफल बराबर गुना के घाते 2, डायरेक्ट ये नया क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो नया क्षेत्रफल निकालोगे तो कितने गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। भुजा कितनी गुनी हुई थी भाई? 2 गुनी, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 गुना। ठीक, कितने गुना बोला था पहले?
2 गुना भुजा के गुना 2 गुना बोला था, उसी के स्क्वायर कर दो, कितने गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक, लिखना दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो भुजा 3 गुना बोला है तो ये 3 के स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। जितना गुना भुजा बोले उसी का वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन लिखना। यदि किसी वर्ग की भुजा को 5 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा को 5 गुना कर दिया जाए उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। क्या बोलोगे, 5 बोला है, 5 के स्क्वायर कर दो, बात खत्म। 5 के स्क्वायर कितना, 25। उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। लिखना दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। आधा बोला है, आधा मतलब 1/2। आधा का मतलब 1/2 समझना। 1/2 का स्क्वायर करोगे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुना। इस टाइप का पूछता है। इसके पहले जो था वो रैंडमली आपको समझने के लिए मैंने बताया, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछता है वो ये फंसाने के लिए बोलता है। ठीक, लिखना। यदि किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। 1/3 बोला है, 1/3 मतलब 1/3। 1/3 के स्क्वायर मतलब 1/9 गुना हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखना। देखिए इसमें कुछ है नहीं इसलिए तेज़ी से बता रहा हूँ। लिखना। यदि किसी वर्ग की भुजा को 2/3 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 2/3 गुना कर दिया जाए उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। 2/3 का स्क्वायर कर दो, 4/9। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर इसके बाद आपको अनुपात से, ये अनुपात वाला ही मामला है, आगे आपको लेकर चलना है। लिखना भाई। 2 वर्ग, इस बार कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं। 2 वर्ग जिनके भुजाओं में 2:3 का अनुपात है। 2 वर्ग जिनके भुजाओं में 2:3 का अनुपात है, तो बताइए उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो बताइए उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। ठीक, कुछ है नहीं। 2 वर्ग है, मान लो पहले वर्ग की भुजा A1, दूसरे वर्ग की भुजा A2 और इसमें अनुपात बोल रखा है 2:3। ठीक, तो हमसे पूछ रखा है इनके क्षेत्रफलों में अनुपात। क्षेत्रफलों में अनुपात, तो क्षेत्रफलों में अनुपात आपको बताना है। आप कहोगे इनके क्षेत्रफलों में अनुपात A1:A2 और बराबर क्या होता है, ये फार्मूला याद रखना। ये जो साइड दे रखा है उसी का स्क्वायर कर देना। ठीक, ये फार्मूला है। क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक, तो आप सॉल्यूशन में क्या निकालोगे, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे। सॉल्यूशन में आप लिखोगे A1:A2 इक्वल टू 2:3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/9। होगे A1:A2 इक्वल टू 4:9। क्या हो जाएगा, 4:9। दूसरा क्वेश्चन लिखना। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। 2 वर्ग जिनकी भुजाओं में 4:5 का अनुपात है। 2 वर्ग जिनकी भुजाओं में 4:5 का अनुपात है, तो बताइए उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो बताइए उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो 4:5 का अनुपात बोला है, डायरेक्ट उसी का वर्ग कर देना, बात खत्म। 16:25 जिसका जिसका आया है सही है, केवल यहाँ 4/5 रख देना है।
16:25। क्लियर? बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर क्षेत्रफलों में अनुपात दे दिया जाए तो भुजाओं में अनुपात पूछ सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। लिखना दो वर्ग जिनके क्षेत्रफलों में 49:64 का अनुपात है। दो वर्ग जिनके क्षेत्रफलों में 49:64 का अनुपात है, तो बताइए इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? तो बताइए इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? क्लियर? ध्यान देना, अगर क्षेत्रफलों में अनुपात देके भुजाओं में अनुपात आपसे पूछता है तो आप याद रखना A1:A2 इक्वल टू रूट में स्मॉल भुजाओं में अनुपात बराबर कर्णी में क्षेत्रफलों में अनुपात। ये भुजा है, ये क्षेत्रफल है, कहोगे भुजाओं में अनुपात बराबर कर्णी में क्षेत्रफलों में अनुपात, कर्णी में क्षेत्रफलों में अनुपात। तो भुजाओं में अनुपात A1:A2 इक्वल टू इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है? ये 49:64 और ये रूट में 49 बाहर आएगा तो कितना आएगा? 7 और 64 बाहर आएगा तो 8। A1:A2 इक्वल टू 7:8 या A1:A2 इक्वल टू 7:8। ठीक, नोट करना है ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन। दो वर्ग जिनके क्षेत्रफलों में 121:159 का अनुपात है। 169 का अनुपात है। 169 का अनुपात है, तो बताइए इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? दो वर्ग जिनके क्षेत्रफलों में 121:169 का अनुपात है, तो बताइए इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? 121 और 169 को बाहर निकाल दो रूट से, बस ये 11 और 13 कह दोगे कि A1:A2 इक्वल टू 11:13। क्लियर? तो देखिए आज मैंने आप लोगों को केवल बेसिक पढ़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद जो पढ़ाऊँगा वो थोड़ा सा लेवल इसका ऊँचा रहेगा, लेकिन आगे समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचा दीजिए, आप लोगों का काम है शेयर करना। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रोज़ हमको कहना ना पड़ेगा हाँ फीडबैक दीजिए। आप लोग डेली कमेंट किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें क्लास कैसी रही। ठीक, तो आप कमेंट, हमें उम्मीद है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।